आप सभी को नमस्कार। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर एक और टॉपिक आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना, जिसको अपन बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तीनों जो लॉज हैं ये तीनों क्या चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि वेव क्या होता है और पार्टिकल क्या होता है। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, इस पूरे चैप्टर में एनर्जी जो है वो वेव के फॉर्म में डिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है ना। अब वेव जो होती है, कुल मिला के वेव जो है वो एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। अब वेव जो होती है वो दो तरह की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी होती है वो होती है मैटर वेव। इन दोनों में वैसे तो कई सारे डिफरेंस है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये जो EMW जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट जैसा आपको पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि मैटर वेव जो होती है, यदि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से यदि कम स्पीड से कोई वेव बनती है तो उसको अपन बोलते हैं मैटर वेव, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा, मतलब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या होती है, कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव, ठीक है। दो तरह की वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। तो जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी जैसे पंखा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है और अपनी वेव फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आप खुद बताओ कि क्या जब पंखा घूमता है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से घूमता है क्या? स्पीड ऑफ लाइट से कौन कौन घूमते हैं वो आपको पता होना चाहिए। CY XUV इन माई रूम या रेस्टोरेंट, एक मैंने ऐसी ट्रिक बताई थी आपको। केवल ये जो रेडिएशंस होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। इसके अलावा जितनी भी रेडिएशंस होती है वो सारी क्या होती है, मैटर वेव कहलाती है, ठीक है ना। मतलब जो भी पार्टिकल यदि वो रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली वो वेव फॉर्म करेगा, या अगर वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वो वेव फॉर्म करेगा। और उस वेव में डेफिनेटली वहाँ पर उसके जो वेव की प्रॉपर्टीज होगी वो उसको फॉलो करेगा। लेकिन उस वेव की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, मैटर वेव, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए क्या कि हाइजेनबर्ग और या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आपका आंसर यह है कि ये मैटर वेव से रिलेटेड है, ठीक है। मैटर वेव मतलब ऐसी वेव्स जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। और आपने EMW का जैसे आपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H न्यू, या फिर फॉर्मूला क्या होता है, HC/λ। EMW जो फोटोन से मिलके बनते हैं। लेकिन मैटर वेव जो है इनके वेवलेंथ होती है, इनकी वेवलेंथ जो होती है, इसका फॉर्मूला उन्होंने बताया था डी ब्रॉगली ने। और इससे रिलेटेड हाइजेनबर्ग ने भी क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया था वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो वेव मैकेनिकल मॉडल जो है वो मोटा मोटा तरीके से मैटर वेव को एक्सप्लेन करता है। मैटर वेव का मतलब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो कहानी खत्म हो गई, तो कई ऐसे पार्टिकल भी तो है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करते हैं, तो उनको अपन मैटर वेव बोलते हैं, वो वेव बनाते हैं। तो फिर उनको कौन एक्सप्लेन करेगा, तो उनको एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली ने और हाइजेनबर्ग ने, और साथ में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था श्रोडिंगर ने, ठीक है। तो जैसे कि आपने बोर मॉडल में भी देखा था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू क्या होता है, Z/n। तो आप खुद बताओ क्या ये स्पीड ऑफ लाइट है? तो आप डेफिनेटली यही कहेंगे कि सर ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है। जब स्पीड ऑफ लाइट नहीं है तो बताओ फिर इलेक्ट्रॉन जो वेव बनाता है कौन से टाइप की होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं होगी ना, ये मैटर वेव ही होगी। तो ध्यान रखना, प्रॉपर्टी सारी सेम होती है, लेकिन जो मतलब वेव जो बनाता है, वेव वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इन दोनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव सब कुछ एक ही है, सेम है, ये नहीं कह रहा मैं। जैसे कई सारे डिफरेंस है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ्लो करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैटर वेव को फ्लो करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कई सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी अपन उन पे नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको केवल वेलोसिटी के आधार पर ये बताना चाहूँगा कि मैटर वेव क्या होती है। चलो, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या बनाता है, जब अपने सेल में घूमता है तो सेल में घूमते टाइम मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, जबकि दुनिया का हर वो ऑब्जेक्ट जब वो रोटेशनल मूवमेंट करेगा तो डेफिनेटली क्या बनाएगा, वेव बनाएगा। इलेक्ट्रॉन फास्ट फास्ट घूमेगा, ऐसे फास्ट फास्ट घूमेगा तो क्या बनाएगा, वेव बनाएगा। जैसे एक पंखा घूमता है तो आप देखना पंखा भी वेव बनाता है, मतलब ऐसा फील होता है कि पंखे की जो ब्लेड्स है वो दोनों साइड में घूम रही है, ऐसा फील होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जैसे दोनों साइड में फील घूम रही है, मतलब एक बार अपने को जैसे फैन चल रहा है, ये आप इस एरो को फैन मानो, तो कभी तो ये ऐसा घूमता हुआ फील होता है, कभी पंखे की जो ब्लेड्स होती है वो ऐसे से घूमती हुई फील होती है, कभी वो ऐसे घूमती हुई फील होती है। आप देखना ही पंखे में, तो ये दोनों साइड में ऐसे फील होती है, वो कुल मिला के वो वेव जो है वो फॉर्म करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अपने जब सेल में घूमता है तो ये क्या बनाता है, वेव बनाता है, ठीक है। तो वेव बनाता है, तो इससे रिलेटेड फिर हाइजेनबर्ग ने और डी ब्रॉगली ने क्या क्या पराकाष्ठा रखी इस मॉडल के ऊपर, क्या क्या उन्होंने बताया। फिर इस जो वेव बनाता है इस वेव को इक्वेशन के फॉर्म में समझाया जिसका नाम था श्रोडिंगर। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, ये चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो आप उसकी पोजीशन फिक्स नहीं बता पाओगे। क्यों? जैसे आप मान लो इलेक्ट्रॉन को यहाँ मान रहे हो, तो यहाँ मानोगे तो आप इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब रुका हुआ मान रहे हो। आप इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे हो? रुका हुआ। भाई किसी भी चीज़ को फिक्स था तभी मान सकते हो ना, जब वो एक जगह रुके। तो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, तो घूम रहा है तो आप उसकी पोजीशन फिक्स बता रहे हो, इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन को रुका हुआ मान रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन को रुका हुआ मानोगे तो ऐसी कंडीशन में आप उसकी मोमेंटम की स्टडी नहीं कर पाओगे, बिकॉज मोमेंटम जो है ये डायनेमिक फैक्टर होता है, जबकि पोजीशन जो है वो स्टैटिक फैक्टर होता है। स्टैटिक मतलब जब एक जगह रुका हुआ मानेंगे तभी आप उस चीज की स्टडी कर पाओगे, जबकि डायनामिक फैक्टर मतलब इस चीज की स्टडी तभी कर पाओगे जब कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों की स्टडी एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा हाइजेनबर्ग ने बताया कि स्टैटिक फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायनेमिक फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की स्टडी को एक साथ नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार है, खड़ी हुई कार की आप वेलोसिटी ये बता सकते हो क्या? ये खड़ी हुई कार जब भागेगी तो मैक्सिमम किस स्पीड से भागेगी, ये आप नहीं बता सकते। या फिर जब कोई कार भाग रही है तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाओगे। जैसे आप बताओगे तो उस टाइम पर वो कार आगे भाग जाएगी, आगे निकल जाएगी। तो मतलब आप किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन तभी बता पाओगे जब आप उसके एक जगह निश्चित मानोगे, सर्टेन मानोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन स्टैटिक फैक्टर, और जो मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं अपन डायनेमिक फैक्टर। तो दोनों की स्टडी एक साथ नहीं की जा सकती। इसके बाद चल के आगे जो है ये डी ब्रॉगली ने जो है लैम्ब्डा का कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? h/p, और p क्या होता है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल या मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आगे चल के इन सारी वेव्स जो मैटर वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया था डी ब्रॉगली ने। और एक श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन इन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को और हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट को। तो एक बार आप समझिएगा दोनों का अपन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एक बार अपन इनको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो आप देखते रहना, ये एनसीईआरटी के कुछ लाइंस मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। चलो, तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया? हाइजेनबर्ग ने यह बताया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन of the Heisenberg uncertain principle that it rules out existence of definite paths or trajectories of electrons and other similar particles. ट्रेजेक्ट्री मतलब मूवमेंट करना है ना। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी एट वेरियस मोमेंट। मतलब लोकेशन मतलब अपन उसकी जगह बता पाएंगे और उसकी वेलोसिटी बता पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट पर। इफ वी नो वेयर ए बॉडी इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब अपन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी बॉडी के बारे में पता करना चाहते हैं कि वो बॉडी कहाँ है, तो डेफिनेटली मैंने अभी बताया ना, उस बॉडी को पता करने के लिए आपको उस बॉडी को रुका हुआ मानना पड़ेगा। एंड इफ यू ऑल्सो नो इट्स वेलोसिटी एंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट दैट इंस्टेंट वी कैन टेल वेयर द बॉडी वुड बी सम टाइम लेटर। मतलब अगर उस पार्टिकल से रिलेटेड उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, उस फोर्सेज के बारे में यदि हमें पहले से पता है और उसकी वेलोसिटी पता है, तब तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएंगे। We therefore conclude that the position of an object and its velocity fix its trajectory. Since for a subatomic object such as an electron, it is not possible simultaneously to determine the position and velocity at given instant. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, है ना, जैसे आपको दिमाग में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट की बात करें तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, बहुत हल्का पार्टिकल, बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये सारी चीज़ें बताना एक साथ इम्पॉसिबल है, क्योंकि पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे की डिफरेंट प्रॉपर्टी है। पोजीशन आप तभी बता पाओगे जब वो पार्टिकल स्टैटिक फॉर्म में रुका हुआ है, और वेलोसिटी आप तभी बता पाओगे जब वो पार्टिकल चल रहा है। तो दोनों की पॉसिबल स्टडी एक साथ संभव नहीं है। तो ये आगे क्या लिखा है? It is not possible to talk the trajectory of an electron. The effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic objects, and it is negligible for the macroscopic objects. लाइन का मतलब ये है कि जैसे आप इसको ऐसे समझे, डी ब्रोगली है ना, डी ब्रोगली ने क्या बताया? कोई भी पार्टिकल जो है वो घूमेगा तब वेव बनाएगा। अगर कोई भारी पार्टिकल होगा तो भारी पार्टिकल, जैसे ये मानो आप बहुत ज़्यादा हैवी ट्रक है, तो ट्रक जो है और एक बहुत ही हल्का पार्टिकल जो है, दोनों की जब वेव बनेगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स कौन ड्रॉ करेगा? डेफिनेटली हल्का पार्टिकल जो होगा वो ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स को ड्रॉ करेगा और वेव की प्रॉपर्टी को अच्छे से फॉलो करेगा। जबकि एक ट्रक या बहुत ही ज़्यादा कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो वो आपका जो वेव की प्रॉपर्टी वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा, जो वेव है वो उसको फॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये कहना चाह रहा है
कि ये जो मोशन है ये सिग्निफिकेंट होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से वेव बना पाएगा, बहुत अच्छे से वेव बना पाएगा। जबकि मैक्रोस्कोपिक जो है वो वेव बना ही नहीं पाएगा, बहुत ही हल्की वेव बनेगी, वेव जो है वो ना के बराबर बनेगी। तो बहुत ज़्यादा जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं वो वेव फॉर्म नहीं करेगा। तो इस लाइन में ये कहना चाह रहा है कि वर्नर हाइजेनबर्ग जर्मन फिजिसिस्ट जो है वो स्टेटेड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मतलब अभी मैंने जैसे आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो होता है वो उसी का ये जो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उसी का ये रिजल्ट है, मतलब दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। It states that the impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों के एक दूसरे की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, एक आपका स्टैटिक फैक्टर है, दूसरा डायनेमिक फैक्टर है, तो दोनों की स्टडी एक साथ पॉसिबल नहीं है। वेयर डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी एंड डेल्टा पी जो है वो आपका क्या अनसर्टेनिटी मोमेंटम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इफ द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देन द वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, हाईली अनसर्टेन होगी। मतलब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाया है इसको, एक बार मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा पी इंटू क्या होता है डेल्टा एक्स, और ये क्या होता है आपका h/4 पाई। तो आप ये मानो कि जैसे डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है बहुत कम अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी जो है बहुत नेग्लिजिबल है, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा डेल्टा एक्स, और ये क्या आ जाएगा h/4 पाई, और ये क्या आएगा डेल्टा पी। तो आप बताओ जब ये वैल्यू बहुत कम होगी, अनसर्टेनिटी बहुत कम होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो इसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगा वो क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा हाई आएगा। ये लिखना चाह रहा है कि यदि एक फैक्टर जो है वो स्मॉल है तो दूसरा फैक्टर लार्ज होगा, और दूसरा फैक्टर स्मॉल है तो पहला फैक्टर लार्ज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, जैसे ये एक तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला ये होता है डेल्टा पी बराबर क्या होता है आपका एम डेल्टा वी, मतलब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, जहां पर मास आपको किलोग्राम में पुट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला और होता है कि यदि अपन एंगुलर पोजीशन और इसकी बात करें एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा फाई, और ये क्या हो जाएगा h/4 पाई। तो एक रिलेशन ये भी ध्यान रखना, सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेल्टा पी क्या होता है आपका मोमेंटम, और डेल्टा फाई क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। वैसे डेल्टा एक्स क्या है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वैसे डेल्टा थीटा क्या है अनसर्टेनिटी इन एंगुलर पोजीशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ये क्या लिखा है आगे। तो आगे ये लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव बनाता है, तो वेव बनाने के कारण उसका एक ब्लर पिक्चर बनता है, ब्लर पिक्चर जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन की एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएगा। तो जैसे कि मैंने एक फोटो अपलोड किया है, इस फोटो में आप देख पा रहे हो कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसको तो अपन क्या बोलेंगे पार्टिकल नेचर, मतलब इसको रुका हुआ मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो ये क्या बनाता है, वेव बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव बनाता है। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री जो होता है जब वो मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट के टाइम अपन उसकी एग्जैक्ट पोजिशन नहीं बता पाएंगे, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी बता पाएंगे। और इस पॉसिबिलिटी को इक्वेशन के फॉर्म में श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। यही जो है वो लाइन में कहना चाह रहा है। इसीलिए मैंने एक डायग्राम जो है आपको अच्छे से समझाने के लिए इस डायग्राम को यहाँ पर पेस्ट किया है ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पर एक ब्लर पिक्चर मिलेगी, एक फजी पिक्चर मिलेगी, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अपन गैस कर सकते हैं, सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में होगा, बट एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता पाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। The uncertainty principle can be best understood with the help of an example. Suppose you are asked to measure the thickness of a sheet of paper। मतलब आप इसको ऐसे समझने क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक आपका कागज है ना, कागज बिल्कुल प्लेन पेपर, और अपन एक स्केल लेते हैं। तो आपको पता है स्केल में कैसा होता है, इस टाइप से उसके डेटा होते हैं, इस टाइप से डेटा होता है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि ये एक पेपर जो है बहुत पतला होता है, जबकि अगर अपन किसी मीटर स्टिक की मदद से मापें, ये एक बात तो ये कहना चाह रहा है कि यदि मीटर स्टिक जो है वो अनमार्क है, तो उस कंडीशन में तो अनसर्टेनिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अपन तो बिल्कुल बता ही नहीं पाएंगे कि इसका मीटर में भी क्या होगा, सेंटीमीटर में भी क्या होगा। अनसर्टेनिटी जो है वो हाईली होगी। लेकिन यदि इस मीटर स्टिक में भी अपन यहाँ पर कुछ मार्क कर दें, तो उसमें भी ये कहना चाह रहा है कि जो मार्क करने होंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर मार्क करने पड़ेंगे, ताकि अपन इस पेपर का जो थिकनेस है वो अपन मेजर कर सकें। आपको पता है एक कागज होता है, वो कागज कितना पतला होता है,
अब वो स्केल में भी मापेंगे ना, तो उसकी जो स्केल में जो वो मीटर जो होता है ना, मीटर या फिर जो भी यहाँ पे जो निशान होता है वो इतने क्लोज होने चाहिए ताकि वो पेपर की थिकनेस को मेजर कर सके। अदरवाइज पेपर की जो थिकनेस है वो हाई लेके आएगी, अनसर्टेन आएगी। हम उसकी जो थिकनेस है वो अनसर्टेन ही रखेंगे, मतलब हम बता नहीं पाएंगे एग्जैक्ट उसकी थिकनेस है कितनी। तो ये कह रहा है कि यदि अपन अनमार्क्ड एक मीटर स्टिक लेंगे, ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑब्टेन वुड बी एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट होगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनी एक्यूरेसी यू शुड यूज एन इंस्ट्रूमेंट ग्रेजुएटेड इन यूनिट्स स्मॉलर देन द थिकनेस। अभी मैंने आपको कहा था ना कि जो यूनिट्स है वो बहुत ज्यादा आपको स्मॉलर रखनी है ताकि आप पेपर की जो थिकनेस है उसको मेजर कर सको और उसकी एक्यूरेसी बता सको। एनालॉगसली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो आपको यदि किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करनी, वी मस्ट यूज ए मीटर स्टिक कैलिब्रेटेड इन यूनिट्स ऑफ स्मॉलर देन द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वही बात कह रहा है जो अभी मैंने पेपर वाली बात बताई कि यदि आपको इलेक्ट्रॉन की जो है पोजीशन वगैरह को एग्जैक्ट बताने, पहली बात तो पोजीशन कब बताएंगे, जब अपन उसको रुकाव मानेंगे। तो रुकाव मानने के लिए कह रहा है कि एक ऐसी आपको स्केल या स्टिक लेनी पड़ेगी जिसमें यूनिट जो हो बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो और इलेक्ट्रॉन की जो डायमेंशन हो उससे भी ज़्यादा क्या हो, उसकी जो यूनिट्स हो वो स्मॉल होनी चाहिए। कीप इन माइंड दैट इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज एंड देयरफॉर डायमेंशन लेस। To observe an electron, we can illuminate it with light और electromagnetic radiation। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर क्या बनाता है, लाइट। द लाइट मस्ट यूज हैव a wavelength smaller than the dimensions of an electron, the high momentum photons of such light particle। खैर, अब यहाँ पर ये मतलब वही कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइटर पार्टिकल होता है। जब आपको पता है बोर्ड ने क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने सेल में घूमता है, रिवॉल्व करता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन यदि किसी एक्सटर्नल एनर्जी की सप्लाई से यदि इलेक्ट्रॉन जो अपना ऑर्बिट छोड़ के किसी लोअर एनर्जी सेल में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, फोटोन को रिलीज करता है। ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि द हाई मोमेंटम फोटोन्स ऑफ सच लाइट पी वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कोलिजन्स। मतलब फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन का जो मास होता है, वो फोटोन का मास बहुत ज़्यादा लाइटर होता है। तो इतना मास लाइटर होता है, तो ये कहना चाह रहा है कि जितना पार्टिकल लाइटर होगा उसकी वेव जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी। ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि जब फोटोन जो है यदि किसी इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है, कोलिड करता है, तो नो डाउट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन। यदि फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अब उसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, ये हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये चीज आपको कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो आगे देखना। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली इन 1924 प्रपोज दैट द मैटर लाइक रेडिएशन आल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर। मतलब मैटर की बात कर रहे हैं, तो मैटर मैंने क्या बताया था, मैटर जो है वो होता है एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इन नेचर, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियस होती है वो तो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, जबकि जो मैटर होता है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करता है। तो ये क्या बनाता है, रेडिएशन बनाता है। शुड आल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये ड्यूअल बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं पार्टिकल और वेव। आपको ये चीज पता होना चाहिए, हर वेव जो है वो पार्टिकल से मिलके बनती है ना। अभी वो डायग्राम में भी बताया था और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जैसे फोटोन पार्टिकल है, वो फोटोन पार्टिकल मिलके क्या बनाता है, बंडल ऑफ फोटोन, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा। सब कुछ वैसा ही है कि पार्टिकल मिलके क्या बनाता है, वेव बनाता है। दिस मीन्स दैट जस्ट एज एन फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। जैसे फोटोन का मोमेंटम होता है, वेवलेंथ होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन का भी होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो उन्होंने क्या बताया था, डी ब्रोगली ने, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। और ऐसी कंडीशन में h अपॉन यहाँ पर अपन क्या रख देंगे, m इंटू वी। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर वेलोसिटी ऑफ मैटर। लेकिन इस फॉर्मूले से अपन जो है वो फोटोन का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और फोटोन का मास अगर कैलकुलेट करते हैं तो फोटोन की वेलोसिटी अपन रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट सी। तो ये फॉर्मूला सिर्फ फोटोन के लिए एप्लीकेबल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन पी, और यहाँ से h अपॉन ये आपका काइनेटिक एनर्जी का भी एक रिलेशन होता है 2m, और ये क्या आएगा E के, इसको बोलते हैं 2m मी के, क्या 2m मी के है ना, 2m मिक्के का नाम सुना है क्या आपने, मिक्के मतलब मिका सिंह। तो मिका मतलब मिका आएगा साथ में वोल्टेज लेके आएगा, है ना, जैसे वो मिका सिंह ने गाना भी गाया था, लगे 440 वोल्ट, है ना, इस टाइप से। तो काइनेटिक एनर्जी है ना, मिके, है ना, आपको ये याद रखने के लिए फंडा बताया मैंने। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है, 2 इंटू एम इंटू एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू ये होता है वोल्टेज। तो ये वेवलेंथ का क्या होता है, फॉर्मूला। तो वोल्टेज का भी फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला ध्यान रखना है, और ये लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p का भी फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है।
फिर एक फॉर्मूला और होता है आपका कि यदि अपन यहाँ पर ये चीज अगर अपन इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करें तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको पता है, एच की वैल्यू भी पता है। तो ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर आपकी आती है √150 डिवाइड बाई वोल्टेज। लेकिन यही चीज अल्फा पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करें तो ये आपका आएगा ये आएगा आपका 0.101 डिवाइड बाई क्या आएगा √ वोल्टेज, और ये आएगी यूनिट एंगस्ट्रॉम। तो ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको जरूर याद रख लेना। ये दोनों पार्टिकल के लिए मैंने वेवलेंथ का फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट कर लेने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो करवाए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से लैम्डा इलेक्ट्रॉन और लैम्डा वेवलेंथ जो है वो फाइंड होता है अल्फा पार्टिकल के लिए। आगे देखो एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है n लैम्डा इक्वल टू होता है 2πr, है ना। इसी फॉर्मूले को जब अपन सॉल्व करेंगे लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h/p। तो p इक्वल टू अपने को यहाँ पर फॉर्मूला रखना है, जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h/p, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है आपका लैम्डा इक्वल टू h/p को यदि मैं आगे सॉल्व करता हूँ, एक फॉर्मूला होता है आपका एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर क्या होता है p इंटू आर। और mvr को अपन क्या लिख देंगे p इंटू आर, है ना। mv क्या हो जाएगा p, तो P इंटू आर मतलब एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है NH/2π, है ना। तो यहाँ से P का फॉर्मूला क्या आएगा, P का फॉर्मूला आएगा NH/2π और ये आएगा R। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे ये 2πr, तो आपका ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो n लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 2πr। ये भी फॉर्मूला आपका डी ब्रोगली का है। तो गिने चुने आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं, यहाँ से डी ब्रोगली का पूरा खेल फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये सारे फॉर्मूले जो है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब डी ब्रोगली की अपन कुछ बातें जो है वो देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, और जल्दी से इस लेक्चर को अपन खत्म करना चाहेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना चाहेंगे। तो ये कहना चाह रहा है वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v its velocity, p its momentum. De Broglie's prediction was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergoes diffraction। मतलब इलेक्ट्रॉन जो वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है जो एक वेव की होती है, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ऑल अ फिनोमेना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, है ना। वेव्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉलो करता है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर को शो करता है। दिस फैक्ट हैज बीन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट जस्ट एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूटिलाइजेज द वेव नेचर ऑफ लाइट, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ पावरफुल टूल इन मॉडर्न साइंटिफिक research because it achieves a magnification of about 15 million times। इस लाइन को आपको एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप जो होता है वो पावरफुल टूल होता है मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च में, बिकॉज इट अचीव्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ 15 मिलियन टाइम्स। ये सीधा आपको याद रखना है, डेटा बेसिस क्वेश्चन। It needs to be noted that according to de Broglie, every object in motion has a wave character। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक दुनिया में जो भी पार्टिकल होगा, जैसे एक पंखा है, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, दुनिया का जो भी पार्टिकल होगा यदि वो मूवमेंट में है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वेव को फॉर्म करेगा। द वेवलेंथ एसोसिएट विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी बहुत छोटी होगी, उससे इतनी छोटी वेवलेंथ होगी कि वो वेव जो है वो भी वेव प्रॉपर नहीं बना पाएगा। जैसे मैंने अभी ट्रक का एग्जांपल लिया था ना, ट्रक जो है वो वेव तो बनाएगा लेकिन इतनी छोटी वेव बनेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये वेव बना भी रहा है या नहीं बना रहा है ना। तो बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ होती है, वो बहुत ही शॉर्ट वेव बनाता है और वो वेव जो है वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए जो ब्रोगली है या हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये आपको रीजन ध्यान रखना, बिकॉज उनकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। Their wave properties cannot be detected. The wavelengths associated with electron and subatomic particles with very small mass, तो उनकी जो होगा वो वेव जो बनेगी बहुत अच्छी बनेगी और उसको जो है अपन अच्छे से मेजर कर पाएंगे, उसको अपन ऑब्जर्व कर पाएंगे। Can however be detected experimentally। Results obtained from the following problems prove these points qualitatively। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी कुछ लाइन्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल नेचर कब कब शो करता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है
किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, जैसे किसी रिएक्शन में जैसे आप लिखते हो Na प्लस प्लस है इलेक्ट्रॉन, तो आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तो किसी एटम से गेन किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो करेगा, वेव तो कैसे बनाएगा, वेव बन के थोड़ी आ रहा है इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन जो वेव तो तब बनाएगा ना जब वो अपने सेल में घूम रहा हो, जब सेल में घूमता है तब वो वेव बनाता है। ऐसे थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने सेल छोड़ के दूसरे सेल में या जब इसके सेल से बाहर निकल गया तब भी वो वेव ही बनाएगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन वेव तब नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रॉन वेव तब बनाएगा जब वो घूम रहा होता है अपने सेल में, ऑर्बिट में। तो जब भी किसी रिएक्शन में बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। दूसरा यदि अपन और बात करें पार्टिकल नेचर के बाद में, तो जैसे तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन की, लेकिन साथ ही यदि अपन फोटोन की बात करें कि फोटोन में कौन सा पार्टिकल नेचर शो करने का वो कोई मैकेनिज्म या फिनोमिना होता है, तो ये ध्यान रखना आपका आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये आपको ध्यान रखना है, आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जबकि इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगा, केमिकल रिएक्शन, और इसमें क्या आएगा, आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होते हैं, दोनों पार्टिकल जो है वो अपना नेचर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन भी और फोटोन भी। तो कुछ पार्टिकल नेचर से बेस्ट कुछ फिनोमिना जो है वो आपको ध्यान रखना है। और वेव नेचर के भी फिनोमिना कौन कौन सा होता है, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें क्या होती है, वेव नेचर को इंडिकेट करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एनसीईआरटी की कुछ लाइंस जो है वो आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली पर बेस्ड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज बनाई वो सबसे बेस्ट है, और उस सीरीज को, उस क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर वापस सॉल्व करें, और एक बार इस थ्योरी को एक बार आप जरूर सुने कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्या एक्सप्लेन करती है और किस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव भी बनाता है और पार्टिकल भी बनाता है। तो पार्टिकल की कुछ फिनोमिना भी मैंने यहाँ पर बताई है, और वेव जो है उसकी भी कौन कौन से फिनोमिना है वो मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसके एक बार आप वापस जरूर सुनिएगा, हर एक लाइन आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखाएगी। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।